गैर मुस्लिम हमारे भाई बहन। बीजेपी आसाम में 13 लाख नॉन मुस्लिम्स को CAA के तहत सिटीजनशिप देना चाहती है, और जो 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए उनको नहीं देना चाहती। तो CAA सिटीजनशिप देता भी है और लेता भी है। इसकी पहली मिसाल आसाम है। 13 लाख नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप आसाम में मिलेगी, और जो 5 लाख मुसलमानों का नाम नहीं आया उनसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि आप अपना केस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में लड़ो। और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जब केस चलता है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का कौन जज होता है मालूम आपको? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का जज आसाम में उन लोगों को बनाया गया जो 5 साल की लीगल प्रैक्टिस थी, कानूनी प्रैक्टिस थी। और ऐसे कई केसेस हैं मेरे सामने। एक अखबार में रिपोर्ट आई कि 10 साल एक मुस्लिम हमारी बहन को, जिसका नाम मोमिना निसा है, उसको 10 साल डिटेंशन कैंप में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो 3 साल से ज्यादा रह रहे उनको छोड़ो। हमारी ये बहन निकलने के 2 महीने पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया, और उस हमारी बहन का प्रेग्नेंट थी वो। जब डिटेंशन कैंप में गई तो उसने अपनी इस औलाद को भी खो दिया, मिसकैरेज हो गया। ये आसाम को सामने रखकर हम ये तमाम बातें कर रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। NRC नहीं होगा बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं NRC अभी नहीं है। पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देते हुए गवर्नमेंट ने कहा बीजेपी की कि अब तक, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब ये नहीं है कि मुस्तकबिल में नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। ये मुस्तकबिल में NRC करेंगे। अगर NPR होगा तो NPR में डेटा जमा करके NRC दिल्ली में बैठकर कोई भी कर देगा। इसलिए NPR पर स्टे होगा तो NRC नहीं होगा। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया हैदराबाद के एडिशन में एक रिपोर्ट आई, अगर हैदराबाद में NRC होगा तो हैदराबाद की आबादी बमुश्किल 40, 50, 60, 70 लाख होगी। अगर NRC होगा तो 10.5 लाख आवाम के नाम हैदराबाद में NRC में नहीं आएंगे। आप सोच लो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, आप खुद फैसला कर लो। और ये खतरनाक चीज है। ये NPR और NRC के जो रूल्स हैं वो टाडा और पोटा कानून से ज्यादा मुजीर है, तो उससे ज्यादा खतरनाक है। और बीजेपी आंखों में धूल झोंक रही है। बीजेपी का एक जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद में बयान दिया कि नहीं, NRC का तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगी NRC का रूल्स में आ चुके हैं। सिटीजनशिप कानून में NPR और NRC का जिक्र है, इसीलिए हम तमाम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मैं आप तमाम से कह रहा हूं, मैं भारत के गरीबों से कह रहा हूं, मैं भारत के मुसलमानों से, हमारे दलित भाइयों से, आदिवासियों से कह रहा हूं, अगर आज आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कल आपके जनाजे उठाए जाएंगे। आज प्रोटेस्ट करिए, एहतजाज करिए, पुरअमन रखिए, ताकि कल हमको तकलीफ से अगर बचना है तो हमको NPR, NRC, CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। और अगर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हमारी बात को नहीं मानते और वो बीजेपी के डर से, प्रधानमंत्री के डर से आंध्र प्रदेश में NPR करेंगे, तो आप सुन लो चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश, हम NPR का बायकॉट करेंगे। NPR का हम उसका वेलकम नहीं करेंगे। क्या आप तमाम लोग NPR का बायकॉट करेंगे 1 अप्रैल से? और आपका काम यह होना चाहिए कि अगर कोई आपके घर को आएगा तो आप अपने घर के ऊपर नेशनल फ्लैग को लगाइए
और कहिए देखो ये झंडा क्या है, ये झंडा देखो और अपना रास्ता पकड़ो, दोबारा हमारी गली में नहीं आना। और एनपीआर का गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। आधार कार्ड गरीबी को बताता है, वो प्रूफ है। हम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से बड़ी इज्जत के साथ कह रहे हैं, आप एनपीआर पर स्टे लगाओ। आप ये मत बोलो जगनमोहन रेड्डी साहब कि एनपीआर के फॉर्म में हम 2010 का क्वेश्चनर लगाएंगे। आपको स्टेट गवर्नमेंट को कोई अख्तियार नहीं है क्वेश्चनर बनाने का। क्वेश्चनर बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी की हुकूमत की तरफ से। आपको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिमीन को, एम्प्लॉइज को देना है। उनके पास एक टैब होगा और उसके बाद वो काम करते जाएंगे। स्टेट को कोई अख्तियार नहीं है कि वो कहे कि 2010 का हम क्वेश्चनर बनाएंगे। इसीलिए हमको एनपीआर के खिलाफ आवाज उठाना है। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है कि आप उस पर स्टे लगाकर गरीबों को बचाइए। क्योंकि वाईएसआर पार्टी अगर जीती तो आंध्र प्रदेश के गरीबों ने उनको वोट दिया है, दौलतमंदों ने वोट नहीं दिया। दौलतमंद इलेक्शन लड़ लिए, मगर वोट गरीब का था, मुसलमान का था, दलित का था, आदिवासी का था, क्रिश्चियन का था। हर गरीब के वोट की वजह से जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को कामयाबी मिली और उनके इतने ज्यादा एमपी कामयाब होकर गए। इसीलिए ये जलसा आंध्र प्रदेश की सरकार से ये मुतालबा करता है कि आप आंध्र प्रदेश में एनपीआर पर स्टे लगाइए और न सिर्फ स्टे बल्कि आप काम को रोक दीजिए। सेंसस आपको करना है, सेंसस से कोई हमको इख्तलाफ नहीं है, मगर मोदी हुकूमत ने सेंसस को एनपीआर के साथ जोड़कर चालाकी से काम करना चाहते हैं। दूसरी अहम बात जिसका मैं आपके सामने जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूं, वो ये है कि दिल्ली में जो फसाद हुआ, इसको फसाद नहीं बोल सकते, इसको एक जेनोसाइड और प्रोग्राम कहना पड़ेगा। अब तक दिल्ली में 45 लोगों की मौत हुई, 45 लोग मर चुके हैं, हजारों करोड़ की जायदादों को जला दिया गया। कई लोग अपनी औलाद से, अपने बेटों से महरूम हो चुके हैं। 2 दिन तक दिल्ली जलता रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि गुजरात जब जल रहा था, अहमदाबाद जल रहा था, जमीयत के जिम्मेदारान वाकिफ होंगे। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो खामोश बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। एक मस्जिद है, 4 मस्जिदों को मुकम्मल जला दिया गया दिल्ली में, 4 मस्जिदों को मुकम्मल जला दिया गया। मैं अभी आने से पहले मुझे हमारे किसी सहाफी दोस्त ने एक वीडियो भिजाया, एक मदीना मस्जिद है शिव विहार में। ऐसा लग रहा था कि कोई उसको बम ब्लास्ट से उड़ा दिया मस्जिद को, मस्जिद का छत ही गायब हो गया। आप सोचो, मस्जिद के छत को उड़ा दिए। और चीफ मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे कुछ नहीं बोलेंगे। 45 लोग, हम वजीर आजम को पूछना चाह रहे कि 4 मुसलमान बच्चों को पुलिस का वीडियो आया, उन 4 बच्चों को पुलिस गोली मारकर, लठ मारकर उनका वीडियो निकालकर उनसे कहती है कि जन गण मन पढ़ो। एक ब्लू टी शर्ट में एक बच्चा है जिसका नाम फैजान है, 23 साल का बच्चा, उसको कहा गया जन गण मन पढ़ो। ये बच्चे जख्मी है, पुलिस की गोलियां खाकर मजबूरी की हालत में जन गण मन पढ़ रहे। वंदे मातरम पढ़ो, और पुलिस वाला उनको लकड़ी से लकड़ के बोला तेरे को आजादी चाहिए। आपको मालूम मेरे भाई, वो फैजान का इंतकाल हो गया। और कैसा, जब उसकी लाश उसके घर को आई तो उसकी मां ने कहा कि मेरे बेटे के
सर के खोपड़ी से खून निकल रहा था, जबड़ा टूटा हुआ था। क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर उन पुलिस वालों को सस्पेंड करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको जेल को भेजाएंगे? प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं करेंगे, याद रखो आप, क्योंकि मरने वाला फैजान था। एक लफ्ज नहीं बोले प्राइम मिनिस्टर। आपको मालूम ये जमीयत का जलसा है। एक और शख्स मोहम्मद जुबैर जो दिल्ली में इज्तिमा हुआ था तबलीगी जमात का, दुआ हुई थी, दुआ के बाद वो वहां से फल और मिठाई खरीद कर लाया था। जब दुआ इज्तिमा से वापिस आ रहा था तो जुबैर को पकड़कर इतना मारा गया। आपने तस्वीर देखी होगी जुबैर की कि वो बेचारा सज्जे में गिरा हुआ है, हाथ सर पर है, उसको तलवार और लठ से मारा गया। तो जुबैर ये इंटरव्यू में कहता है कि मैं पूछ रहा था कि मुझे क्यों मार रहे आप, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तो मारने वालों ने कहा कि तू मुल्ला है और उसको मारे। 30 टाके जुबैर के सर पर लगे, 30 टाके। क्या हमारे वजीर आजम उन मारने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे? तस्वीर है अखबार में। और बीजेपी आरएसएस के लोग बोलते मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हो जा रहे, मुसलमान शिद्दत पसंद हो जा रहे। अरे जालिमों, तुम गलती कर रहे हो। वो जुबैर की फोटो लेकर आईसिस ने, वो दहशतगर्द तंजीम, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जुबैर की फोटो अपनी एक मैगजीन विलायत अल हिंद पर लगाकर कुरान की एक आयत लगा दी कि देखो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है भारत में। आप मौका दे रहे हैं मिस्टर मोदी, आपकी सरकार मौका दे रही है। भारत में अगर कोई फसाद होता है, चाहे दलितों पर या फिर मुसलमानों पर या ईसाइयों पर या सिखों पर, अगर 4 घंटे से ज्यादा चलता है तो समझ जाना चाहिए कि सरकार फसाद कराना चाहती है। दिल्ली में जो फसाद हुआ उसकी प्लानिंग हुई, उसका मंसूबा बनाया गया। और हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने लिखा, अखबार उठाकर पढ़ लो, शिशिर गुप्ता ने लिखा कि बसों में लोगों को लाया गया था और महलों में छोड़ दिया गया था। मैं आज जिम्मेदारी के साथ भारत के वजीर आजम से कह रहा हूं, चलिए वजीर आजम, आप और हम मिलकर, मैं आपके साथ चलने तैयार हूं। चलिए, शिव विहार एक बस्ती है, आपको यकीन नहीं होगा, आप देखेंगे शिव विहार के बारे में अखबार लिखना शुरू कर दिए कि शिव विहार जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमान रहते थे, आज वो खंडर बन चुकी है, खंडर बन चुकी है। ऐसा लग रहा था कि कोई फौज आकर उसको बर्बाद करके चले गई। हम मजम्मत करते, अंकित शर्मा नामी एक आईबी का ऑफिसर मारा गया। मैं अंकित की मां के साथ हूं, अंकित की खानदान ने अंकित को खोया, मगर सबने खोया वजीर आजम। आपकी हुकूमत ने फसाद को क्यों नहीं रोका? आपके पास ताकत, आपका तो 56 इंच का सीना है ना, 56 इंच का सीना है, और आप दिल्ली में फसाद को नहीं रोक पाते।